नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने फूंक दी गाड़ियां, पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए रोके ट्रैवलिंग बस। राज्यपाल के अभिभाषण में भी लाडली बहना गायब, विपक्ष के सदस्यों ने पूछा कहीं दिल्ली का पर्चा भोपाल में तो नहीं पड़ दिया। एमपी में पानी पर तैरते हुए बनेगी बिजली, खंडवा में बन रहा विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट। पहले दिन गले पर बड़े बड़े पोस्टर, दूसरे दिन गोबर और दूध के बर्तन। हिमाचल में बीजेपी विधायकों का अनोखा प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में फेल हो गई केजरीवाल की गारंटी, जानेंगे कैसी है चर्चा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के साथ ही नक्सलियों का उत्पात बढ़ता दिख रहा है। माना जा रहा है कि नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी जताने की ठान ली है। अब प्रदेश के कोटा में नक्सलियों ने भारत बंद से पहले अलग अलग थाना क्षेत्रों में बुधवार देर शाम को जमकर बवाल मचाया। मिली जानकारी के अनुसार NH30 पर अराबोर थाना क्षेत्र में आसिरगुड़ा के करीब तेलंगाना स्टेट की यात्री बस और 2 22 चक्का ट्रक में आगजनी। जगरगुंडा थाना क्षेत्र में कमरगुड़ा के पास सड़क निर्माण में लगी पिकअप वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी घटना के दौरान नक्सलियों ने ट्रक चालकों के साथ मारपीट की और उनके मोबाइल छीन लेने की खबर है। अब पुलिस भी नक्सलियों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन ले रही है। फिलहाल नक्सलियों की वारदात को देखते हुए पुलिस ने जिले में अलर्ट जारी किया है। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो प्रवक्ता समता की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर 22 दिसंबर को भारत बंद का फरमान जारी किया था। प्रवक्ता समता की ओर से प्रेस नोट में बताया गया है कि भाजपा की सरकार क्रांतिकारी आंदोलन पर बर्बरतापूर्वक हमला कर रही है। खासतौर पर झारखंड में क्रांतिकारी आंदोलन पर पिछले 22 महीनों में सिलसिलेवार हमले किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर नक्सलियों ने बुधवार को विरोध में जिले में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। बुधवार देर शाम को एराबोरा थाना क्षेत्र में आसिरगुड़ा और दुर्भागुड़ा के बीच नक्सलियों ने सुकमा से हैदराबाद जा रही तेलंगाना बस में आगजनी का प्रयास किया। रात करीब 7:30 से 8 बजे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर नक्सलियों ने बस को रोका। घटना को अंजाम देने से पहले नक्सलियों ने बस में सवार यात्रियों को उतारा और आग लगा दी। इसके बाद बस के पीछे आ रही 22 चक्का 2 ट्रेलर में भी आगजनी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बुधवार को सोलवे विधानसभा में अपने संबोधन में सरकार की कल्याण और विकास योजनाओं को सूचीबद्ध किया, लेकिन एक योजना जिसने सबका ध्यान खींचा वो थी पूर्व सीएम शिवराज की चालू की हुई स्कीम लाडली बहना योजना। उनके अभिभाषण में इसका जिक्र तक नहीं हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस ने लाडली बहना के साथ अभिभाषण के टाइम को लेकर भी सवाल उठाया। राज्यपाल के भाषण में प्रदेश के बजाय केंद्र की घोषणाओं का ज्यादा जिक्र किया गया, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए कि कहीं दिल्ली वाला पर्चा भोपाल में तो नहीं पड़ दिया। माना जाता है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की शुरू की गई वुमेन ओरिएंटेड स्कीम ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके चलते महिला मतदान में 2% की वृद्धि हुई। प्रदेश के गवर्नर के संबोधन में इसके स्पष्ट बहिष्कार ने सबको हैरान कर दिया। यह योजना न केवल 1.30 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देती है, इसके साथ ही सरकार ने चुनाव के करीब इसका विस्तार किया गया और इसमें आवास और LPG लाभ भी शामिल किया गया। कांग्रेस के सीनियर विधायक रामनिवास रावत और बाला बच्चन ने बुधवार को राज्यपाल के भाषण को एक से अधिक बार रोका। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल को टोकते हुए कहा कि उनके संबोधन में लाडली बहना योजना गायब है। इस मामले में सीएम मोहन यादव ने बाद में सदन के बाहर स्पष्ट किया कि महिला सशक्तिकरण की योजनाएं प्रभावित या बंद नहीं होगी। अमरकंटक जा रहे चौहान ने बुधवार देर रात कहा कि लाडली बहना योजना जारी रहेगी। रायसेन के बरेली में उन्होंने कहा ऐसी गलत सूचना है कि इसे रोक दिया जाएगा। लाडली बहना योजना की लागत प्रति वर्ष 19,000 करोड़ रुपए है। हर बेनिफिशियल महिला को 1250 रुपए प्रति माह कैश मिलता है। हालांकि कैश की कमी से जूझ रही सरकार पर बोझ है। चुनाव से पहले तत्कालीन सीएम चौहान ने इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 प्रति माह करने का
वादा किया था। अगर ऐसा हुआ तो इसकी लागत 45,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मौजूदा राज्य सरकार को विरासत में 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिला है और एक हफ्ते में भीतर ही 2,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की उम्मीद है। चुनाव से पहले किए गए सभी वादे और शुरू की गई योजनाओं को पूरा करने पर सरकार का कर्ज 35,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। लाडली बहना के साथ 1250 रुपए प्रति माह मिलाकर। अपने 29 पेज के भाषण में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि बीजेपी का 2023 का संकल्प पत्र घोषणा पत्र पीएम मोदी की गारंटी और विकसित मध्य प्रदेश के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट है। इसके साथ ही कहा कि यह संतोष की बात है कि मेरी सरकार ने संकल्प पत्र में उल्लेखित बिंदुओं को लागू करने का काम। राज्यपाल ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 3,000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दी गई है। 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब 162 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश में मन में बसने वाले मोदी की हर गारंटी की पूर्ति के लिए सरकार संकल्प पत्र में उल्लेखित सभी बिंदुओं को समय सीमा में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश को 45 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने के लक्ष्य के साथ अगले 7 वर्षों में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राज्यपाल ने कहा कि अगले 5 वर्षों में आदिवासी कल्याण पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का लक्ष्य है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि आदिवासी कल्याण योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के लिए राजभवन में एक अलग आदिवासी सेल की स्थापना की गई है। कांग्रेस ने पूछा कि लाडली बहना योजना का जिक्र क्यों नहीं किया गया और यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल का अभिभाषण ज्यादातर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में था। शपथ लेने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना पर बार बार पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। गुरुवार को सदन में राज्यपाल का अभिभाषण तय किया गया, यह महसूस करते हुए कि कांग्रेस लाडली बहना का मुद्दा उठाएगी। भाजपा ने बुधवार शाम विधायक दल की बैठक बुलाई। शपथ लेने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना पर बार बार पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। गुरुवार को सदन में राज्यपाल का अभिभाषण तय किया गया, यह महसूस करते हुए कि कांग्रेस लाडली बहना का मुद्दा उठाएगी, पर भाजपा ने बुधवार शाम विधायक दल की बैठक बुलाई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट का काम 2 चरणों में किया जा रहा है। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में बने विशाल जलाशय में 600 मेगावाट क्षमता की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग परियोजना है। अब तक जमीन पर और सौर ऊर्जा की परियोजनाओं का काम मध्य प्रदेश सहित देश भर में कई जगहों पर हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में RUMSL में पानी पर भी सौर परियोजना को विकसित करने की ओर एक कदम बढ़ा लिया है। MNRI की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स योजना के तहत इस 600 मेगावाट की परियोजना का कार्य 2 चरण में किया जा रहा है, जिसमें से 278 मेगावाट के प्रथम चरण का काम फरवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खंडवा के कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि ओमकारेश्वर में सोलर फ्लोटिंग प्लांट का कार्य तेजी से जारी है और आगामी फरवरी माह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना को लेकर समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण कर नियमित समीक्षा की जा रही है। बता दें कि ओमकारेश्वर का यह प्लांट विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट बनने जा रहा है, यानी अब मध्य प्रदेश पानी पर तैरते हुए सोलर पैनल बिजली बनाने का नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी का अजब गजब प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी विधायक विधानसभा में दूध की बाल्टियां लेकर पहुंचे और गाय भैंस का दूध बेचा। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध और 100 रुपए प्रति लीटर भैंस का दूध खरीदने का वादा किया था। विधानसभा परिसर में ही भाजपा विधायकों ने गाय भैंस का दूध बेचकर सरकार को गारंटी याद दिलवाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियां दी थी। आज भाजपा विधायक तीसरी गारंटी याद दिलवाने के लिए आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों से वादा किया था कि गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा कि विरोध स्वरूप जो बाल्टियां लाई गई है उसमें दूध को प्रति किलो लिखा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री दूध को लीटर में नहीं किलो में खरीदना चाहते हैं। बीजेपी उनको याद दिलाना चाहते हैं कि 11 दिसंबर
नवंबर को हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। इस दौरान सरकार ने धर्मशाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि सरकार 31 रुपए प्रति लीटर के बजाय 37 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदेगी। लेकिन भाजपा का सवाल है कि जब वादा 80 रुपए प्रति लीटर और 100 रुपए प्रति लीटर का किया गया तो अब सिर्फ 6 रुपए बढ़ाकर किसानों के साथ वादा खिलाफी क्यों की जा रही है। बता दें कि सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायक टोकरियों में गोबर लेकर विधानसभा पहुंचे और प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार को गारंटी की याद दिलाई। इसी के साथ बीजेपी ने सरकार से जल्द 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की भी मांग की। बीजेपी ने सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गुजरात चुनाव के बाद जब आम आदमी पार्टी को राज्य में 14% वोटों के 5 सीटों पर जीत मिली तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम बैल से दूध निकाल लाए। उनका यह बयान काफी चर्चा में आया था। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में बटे गुजरात में तीसरे दल के लिए कभी जगह नहीं बनी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल ने भी कोशिश की थी, लेकिन वे भी क्षेत्रीय शत्रु नहीं बन पाए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने बीजेपी पर जहां वार किया था तो वही कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की थी। केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस के अगर विधायक जीतते हैं तो वे बीजेपी में चले जाते हैं, ऐसे में कांग्रेस को वोट देना बेकार है। ऐसे में जब अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों का पार्टियों ने बेगुल फूंक दिया है, तब राज्य में पहले विधायक का इस्तीफा आम आदमी पार्टी से हुआ है। ऐसे में केजरीवाल की गारंटी की हमारे विधायक बीजेपी में नहीं जाएंगे, उस दावे को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में अब ये चर्चा हो रही है कि केजरीवाल भी अपनी पार्टी को गुजरात में सिंध मारे से नहीं बचा पाए। आपके पास अब गुजरात में 4 विधायक बचे हैं। इनमें डिडियापाड़ा से जीते चैतर वसावा फिलहाल जेल में है, तो वही हेमंत खवा, सुधीर वाघानी और उमेश मकवाना ने पार्टी नहीं छोड़ने का दावा किया है। तीनों विधायकों ने जनता के विश्वास को नहीं तोड़ने की बात कही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का दावा है कि आने वाले दिनों में कम से कम 5 से 6 और इस्तीफे होंगे। अब देखना ये भी है कि भूपत भयानी के जाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को संभाल पाती है या फिर उसका भी हाल कांग्रेस की तरह होगा, क्योंकि पार्टी ने ऐसा ही दावा सूरत में किया था। सूरत में पार्टी को 2021 के निगम चुनाव में 27 सीटों पर जीत मिली थी। अब तक 10 पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में गुजरात में केजरीवाल की गारंटी को सूरत एपिसोड के बाद अब विधानसभा के स्तर पर झटका लगा है। विसावदर से चुनाव जीतने के बाद ही भूपत भयानी ने सुर बदल दिए थे, लेकिन 1 साल तक पार्टी में टिके रहे। इसके बाद जब 1 साल पूरा हुआ तो उन्होंने आपको राष्ट्रवादी पार्टी नहीं कहते हुए इस्तीफा दे दिया। भयानी ने यह भी आरोप लगाया था कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उदासीन है। राज्य में पार्टी नेताओं और विधायकों को नेतृत्व से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं भयानी ने केंद्रीय नेताओं की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब देखना यह है कि आपके टिकट माननीय बनने में सफल रहे। भयानी क्या बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्य में खाली हुई 2 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका के नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री को भी चंद्रमा की सतह पर उतरने का फैसला किया गया। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अपने देश के यात्रियों के साथ वह मशीन में एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री को भी चंद्रमा पर उतरने का मौका देगा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बुधवार को ये घोषणा की। अमेरिका ने आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ओर से यह अहम ऐलान हुआ। अमेरिका के साथ कई देश इस मिशन का हिस्सा है। इन देशों में भारत भी शामिल है। हैरिस ने बुधवार को वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद की बैठक के दौरान कहा, आर्टेमिस मिशन में हमारे सहयोगियों और साझेदारों के ने एक शानदार भूमिका निभाई है। उनकी इस आवश्यक भूमिका को समझते हुए मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हम दशक के अंत तक
चंद्रमा की सतह पर एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने का इरादा रखते हैं। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद की इस बैठक में हैरिस के साथ विदेश मंत्री एंटनी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन भी शामिल थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इस मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि एक आर्टेमिस चंद्रमा लैंडिंग मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जगह होगी, लेकिन प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर नहीं चलेगा। प्रति मिशन केवल 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, जबकि शेष 2 केवल ओरियन अंतरिक्ष यान या गेटवे नामक एक छोटे अंतरिक्ष स्टेशन में चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। नासा ने बताया कि उसकी ओर से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्रियों के गेटवे के लिए उड़ान भरने के लिए 3 अवसरों, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्राओं के लिए गेटवे के लिए उड़ान भरने का एक अवसर और एक जापानी अंतरिक्ष यात्री के लिए गेटवे के लिए उड़ान भरने का अवसर देने की प्रतिबद्धता जताई है। कनाडा के यात्री हैंसेन ने कहा है कि नासा इस मिशन को अकेले नहीं कर सकता, इसलिए कनाडा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार को शामिल किया गया। अमेरिकी नेतृत्व का यह असाधारण उदाहरण हमारी सामूहिक विशेषज्ञता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इससे साथ में काम करने के और भी रास्ते खुलेंगे। आने वाले साल यानी 2024 में भारत में लोकसभा के चुनाव होने हैं। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी इस साल इलेक्शन है, लेकिन ये चुनावी चक्र सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया के लिए 2024 एक चुनावी साल साबित होने जा रहा है। दुनिया के 78 देशों में से 2024 में 83 चुनाव होंगे। ये नेशनल लेवल के या विधायी चुनाव होंगे। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के अनुसार 2024 के बाद अगले 24 साल तक दुनिया भर में इतने ज्यादा चुनाव नहीं होंगे। साल 2048 फिर से ऐसा संयोग बन सकता है कि फिर से इतने सारे देशों में चुनाव एक साल के भीतर देखने को मिलेंगे। 2024 दुनिया के इतिहास में बड़ा चुनावी वर्ष है। इस साल लगभग हर महाद्वीप में चुनाव होगा। वही एशियाई महाद्वीप में सबसे बड़ी संख्या में मतदाता इस साल वोट करेंगे। ब्राजील और तुर्की में इस साल आम चुनाव नहीं होंगे, लेकिन स्थानीय चुनाव होंगे जिनमें पूरा देश भाग लेगा। इसी तरह यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश ब्लॉक की अगली संसद का चुनाव करेंगे। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जिन देशों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से कई देशों में G20 और G7 की जैसी दुनिया के कुछ शक्तिशाली समूहों का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि इनके चुनाव नतीजों के भू राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी प्रभावित हो सकता है। इनके अमेरिका का चुनाव भी है। वही कुछ देशों में चुनाव महज औपचारिकता होंगे, जहां बदलाव की उम्मीद बहुत कम है। इसमें सबसे मुख्य नाम रूस का है। रूस में फिर से व्लादिमीर पुतिन की वापसी तय मानी जा रही है। 2024 के पहले महीने जनवरी को 7 तारीख को बांग्लादेश में आम चुनाव के साथ ही बड़ा चुनाव साल शुरू होगा, जहां मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना फिर से सत्ता में आने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। इसके बाद फरवरी में दुनिया के 2 बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान और इंडोनेशिया में एक सप्ताह के अंतर पर चुनाव होगा। पाकिस्तान में PPP, PMLN और PTI के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। वही इंडोनेशिया में मौजूदा सरकार ही वापसी की संभावना विशेषज्ञ जता रहे हैं। मई में दक्षिण अफ्रीका में चुनाव होंगे। ये चुनाव 1994 में रंगभेद की समाप्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के इस महाद्वीप में अल्जीरिया, बोत्सवाना, चाड, कोमोरोस, घाना, मॉरिटानिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, रवांडा, सेनेगल, सोमालीलैंड, दक्षिण सूडान, ट्यूनीशिया और टोगो में भी चुनाव होने हैं। 2024 में इस महाद्वीप में सबसे अधिक चुनाव होंगे। यूरोप में भी आने वाले साल में कई देशों में सत्ता के लिए उठापटक देखने को मिलेगी। यूरोप में 2024 में 10 से ज्यादा संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। जिन देशों में चुनाव होने हैं उनमें फिनलैंड, बेलारूस, पोर्तुगाल, यूक्रेन, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, आइसलैंड, बेल्जियम, यूरोपीय संसद, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्जिया, मोल्दोवा
और रामानिया शामिल है। साल 2024 में अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद के चुनाव है। साल के आखिर में होने वाले इस चुनाव के लिए अभी से जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। माना जा रहा है कि डेमोक्रेट राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच नवंबर में सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस चुनाव के नतीजे से निश्चित ही अमेरिका विदेश नीति प्रभावित होगी, जो दुनिया के कई देशों पर भी प्रभाव डालेगी। अगले साल यूरोपीय संघ के भी 27 देशों में चुनाव होने हैं। इनमें फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश शामिल है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि 2024 में यूरोप में खंडित राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल सकता है, यानी बहुत कम देशों में स्थिर बहुमत वाली सरकारें बनेगी, जो बहुदलीय गठबंधन को जन्म देगा। इस साल यूरोपीय चुनाव भी 6 से 9 जून तक होंगे, जो कि हर 5 साल में होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में भी अगले साल यानी 2024 में चुनाव है। मार्च अप्रैल में भारत लोकसभा के लिए देश भर में वोट डाले जाने की उम्मीद है। भारत में 60 करोड़ से ज्यादा मतदाता नई सरकार का फैसला करेंगे। भारत में 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। तीसरे कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी को कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों से चुनाव में चुनौती मिलेगी। भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के सामने विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। भारत के चुनाव पर भी दुनिया की नजरें रहेगी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध से गाजा में भयानक हालात हैं और अब तक करीब 20,000 लोग मारे गए हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने अपने इलाके में फिलिस्तीन लोगों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में इजराइल में कंस्ट्रक्शन से लेकर खेती करने के लिए कामगारों की भारी कमी हो गई है। इजरायली उद्योगों के बार बार चेतावनी देने के बाद आखिरकार पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। यही नहीं, पिछले सप्ताह इजराइल के सेलेक्टर्स की टीम ने भारत का दौरा भी किया। अब ताजा घटनाक्रम में अगले सप्ताह इजराइल के सेलेक्टर्स का दूसरा दल भारत आ रहा है और हजारों भारतीय वर्कर्स को भर्ती करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इजराइल के बिल्डर्स संघ के मुताबिक सबसे ज्यादा वर्कर्स की डिमांड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। इजरायली बिल्डर्स संघ के डिप्टी डायरेक्टर शाह पोजनेर ने कहा कि हम दिल्ली और चेन्नई में अगले सप्ताह 27 दिसंबर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में हम 10,000 वर्कर्स को लाने की योजना बना रहे हैं, जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। अब अगर सब सही रहा तो इसे आने वाले समय में बढ़ाकर 30,000 कर दिया जाएगा। यह एक सतत प्रक्रिया है जो आने वाले कई महीनों में पूरी होगी। पोजनेर ने कहा कि यह सिलेक्शन प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होगी और अगले 10 से 15 दिन तक चलेगी। इजराइल बिल्डर्स संघ के अधिकारी इज्जक ने उनके नेतृत्व में एक दल पिछले सप्ताह भारत आया था। इसके अलावा इजराइल के कई अन्य अधिकारी भी भारत आने वाले हैं। इजराइल के विनिर्माण मंत्रालय के महानिदेशक भी भारत जा रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच भारत से कामगारों को लेकर आने पर बात हुई थी। इजरायली पीएम की गुहार के बाद माना जा रहा है कि दोस्त भारत ने भारतीयों को इस हिंसा प्रभावित देश में जाने की मंजूरी दे दी है। पोजनेर ने पिछले महीने कहा था कि हमें तत्काल वर्कर्स की सख्त जरूरत है। किसी भी हालत में इजराइल की सरकार को यह सोचना होगा कि कहां से निर्माण करने के लिए कामगार लाएंगे। इजराइल को उन क्षेत्रों में विदेशी कामगारों की जरूरत है जिनमें उनके पास लोगों की कमी है। इजराइल में लगातार कई बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें हजारों की तादाद में वर्कर्स की जरूरत है। इसी वजह से इजराइल के बिल्डर्स संघ सरकार से कई बार विदेशी कामगारों को लाने की गुहार लगा चुका है। इससे पहले वेस्ट बैंक से 80,000 और गाजा से 17,000 फिलिस्तीन काम करने के लिए इजराइल आते थे। इनमें से ज्यादातर के वर्क परमिट हमास के हमले के बाद खत्म कर दिए गए हैं। देश में इस समय 35 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है, लेकिन यह करीब आधी स्पीड से चल रही है। अब रेलवे इसकी स्पीड बढ़ाने में तैयारी कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि वंदे भारत को 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए कई स्थानों पर सेफ्टी
फेसिंग लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चलाने के लिए पूरे ट्रैक पर सेफ्टी फेसिंग की जाएगी। अगर इस ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से चलाया जाए तो यह दिल्ली से पटना की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी करीब 6.25 घंटे में पूरी कर लेगी। सिग्नल ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर और फेसिंग की दिक्कतों के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस को पूरी स्पीड से नहीं चलाया जा सकता है। वैष्णव ने कहा कि रेलवे में सेफ्टी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पटरियों की निगरानी, मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए एक व्यापक व्यवस्था बनाई गई है। इसमें मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल, ट्रैक्स की नियमित निगरानी, गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन टेस्ट और मैक्लोनाइड्स ट्रैक मेंटेनेंस शामिल है। उन्होंने कहा कि 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में फेसिंग अनिवार्य है, जबकि इससे अधिक रफ्तार के लिए पूरे ट्रैक की फेसिंग मिनिमम स्टैंडर्ड है। वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन में व्यवधान डालने संबंधित घटनाओं के बारे में रेल मंत्री ने कहा कि इस साल जनवरी से नवंबर तक इस तरह की 4 घटनाएं सामने आई हैं। इनके लिए जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जीआरपी, जिला पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं। इंतजार खत्म हो चुका है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी गुरुवार 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मुंबई में जहां सुबह 5:55 पर शोज में भी शाहरुख खान के फैंस का उत्साह देखने लायक रहा है, वहीं थिएटर्स के बाहर और अंदर जमकर शोर और सीटियों का माहौल है। कई जगहों पर फैंस ने सिनेमाघर के बाहर पटाखे भी जला दिए हैं। शाहरुख खान की पिछली 2 फिल्मों पठान और जवान ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की, लेकिन डंकी के एडवांस बुकिंग के आंकड़े बताते हैं कि ओपनिंग डे पर कम से कम कोई नया रिकॉर्ड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। खासकर प्रभास की सालार से क्लैश के कारण डंकी का नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि बावजूद इसके सिनेमाघरों में नॉन स्टॉप बुकिंग के कारण डंकी की कमाई बढ़ने के पूरे आसार है। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी डंकी देश भर में 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। एक रिपोर्ट्स की माने तो बीते शनिवार से बुधवार रात तक 5 दिन फिल्म की टोटल एडवांस बुकिंग 15.41 करोड़ रुपए है। डंकी के 15,014 शो दिखाए जा रहे हैं, जिसके लिए एडवांस बुकिंग में कुल 5,58,766 टिकटें की बिक्री हुई है। सुबह के शोज में सिनेमाघरों में 12 से 15% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई है, जो शाम और रात के शोज में जरूर बढ़ेगी। कुल मिलाकर डंकी ने औसत से बेहतर शुरुआत जरूर की है। पहली बात तो यह है कि एडवांस बुकिंग में सालार ने डंकी को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। सोमवार रात तक सालार ने एडवांस बुकिंग से डंकी के मुकाबले दुगनी, इसके 14,46,074 टिकट्स बुक किए। इतना ही नहीं, सालार के शोज की संख्या भी डंकी से कम 10,717 ही है। यह आलम तब है जब सालार के मेकर्स ने नाराज होकर साउथ में पीवीआर आइनॉक्स के थिएटर्स में फिल्म को रिलीज करने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह है कि उत्तर भारत में पीवीआर आइनॉक्स ने डंकी को बहुत ज्यादा शोज दिए हैं, जबकि सालार को कम। शाहरुख खान की इस साल रिलीज जवान ने रिलीज से पहले 40.75 करोड़ रुपए की बम्पर एडवांस बुकिंग की थी, जबकि पठान के लिए 32.1 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग थी। अब डंकी की एडवांस बुकिंग इसके मुकाबले आधे से भी कम है। यहाँ तक कि यह फिल्म सनी देओल की ब्लॉकबस्टर गदर 2 की 17.6 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग से भी पीछे रह गई है। जाहिर तौर पर ऐसे में पहले दिन डंकी से रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन की उम्मीद करना बेमानी है। फिल्म का सारा दारोमदार अब नॉन स्टॉप बुकिंग पर निर्भर करता है। डंकी का बजट 120 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोमन ईरानी भी है। यह राजकुमार हिरानी की फिल्म है, जिनकी खुद की एक फैन फॉलोइंग है। 3 इडियट्स, पीके और मुन्ना भाई MBBS बनाने वाले हिरानी की फिल्मों की शुरुआत भले ही बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ना हो, लेकिन उनकी फिल्में लंबे समय तक चलती है। डंकी देख चुके दर्शकों ने फिल्म को मिक्स्ड रिस्पांस दिए है, लिहाजा 15.41 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग, शाहरुख खान और राजू हिरानी की फैन फॉलोइंग और नॉन स्टॉप बुकिंग को देखकर यही आकलन है कि डंकी ओपनिंग डे पर 30 से 32 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करने वाली है। लेकिन इसकी असली परीक्षा शुक्रवार 22 दिसंबर को शुरू होगी, जब सामने प्रभास की सालार भी रिलीज होगी।